टॉक्स हैं ये एक बेहतर रास्ते की तरफ जाएंगी। स्पॉइलर हमारे पास आता है, दैट इज इजराइल, जिसने हमेशा ये कोशिश की है कि ये ना हो सके। पाकिस्तान एक सेपरेट अरब और ईरान टॉक्स करने जा रहा है समिट में। ये जो नया कोएलिशन बनेगा वो टेक ऑन इजराइल। आज जो ईरान बैठा है वो पाकिस्तान और चाइना की वजह से बैठा है ना। रीजन में कुछ ऐसी चीजें सामने आ चुकी हैं जिनको हम ना वापस नहीं लेकर जा सकते, उनमें स्टेट ऑफ हार्मोस इज वन ऑफ देम। इस्लामाबाद इस वक्त आलमी सिफारतकारी का मरकज है। ईरान और अमेरिका दोनों का पाकिस्तान पर एतमाद है। कैसी डेवलपमेंट्स आप होते हुए देख रही हैं, और क्या ये जो वफूद हैं अमेरिका और ईरान के, क्या ये आमने सामने भी बैठ सकते हैं? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा तो है कि पाकिस्तान जो है वो फॉर द राइट रीजंस वो इस वक्त मरकज़ निगाह बना हुआ है और बड़ी कॉशियस ऑप्टिमिज्म है हमारे पास भी। हम ये देख रहे हैं कि जो वफूद हम लेकर आ रहे हैं, जो यहाँ पे डिस्कशन का हिस्सा बनेंगे, ये वो दोनों पार्टीज हैं जो इनको कोई भी नहीं मना सका। आप देखें कि ये पहले ये थर्ड फेज होगा, थर्ड ऐसा कंट्री है पाकिस्तान जो ये उसने एक पॉजिटिव अटेम्प्ट की है कि इनको टेबल पर बिठाकर इनको डिस्कशन का हिस्सा बनाया जाए। तो इस्लामाबाद टॉक्स या इस्लामाबाद डायलॉग्स मेरा ख्याल है जिसको कहा जाए तो बहुत बेहतर होगा। ये बड़ा ब्रेक थ्रू है इस सेंस में कि दोनों पार्टीज की तरफ से उनको पाकिस्तान जो है ना उसको उनकी तरफ से एतमाद भी हासिल है और पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म भी हासिल है। बल्कि आप देखेंगे पिछले 2 साल में स्पेशली हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा ट्रम्प साहब की गवर्नमेंट आने के बाद पाकिस्तान ने एतमाद हासिल किया, उनका जितना क्लोज उनके साथ हुआ, तो जितना वो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की लीडरशिप में कहते हैं, जैसे वो टफ गाइज कहते हैं, कॉन्फिडेंट कहते हैं दीज आर द गाइज दोज हु डिलीवर। तो ये वो वर्ड्स हैं जो ट्रम्प के हैं हमारी लीडरशिप के बारे में। तो इसका मतलब है कि वो जानते हैं कि हम जब एक चीज़ की ठान लेते हैं तो हम डिलीवर करते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो टॉक्स हैं ये एक बेहतर रास्ते की तरफ जाएंगी। ऑल्दो कि हम इसको ये नहीं कह सकते कि इस पे बहुत सारा स्केप्टिसिज्म भी आ रहा है कि ये क्या ये कंप्लीट ब्रेक थ्रू होगा या इसमें सिर्फ ये प्रोग्रेस होगी इस इशू में। तो कंसोलिडेशन ऑफ सीज फायर जो है वो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए और मेरा ख्याल है उसी तरफ हम जाएंगे कि पहले हमें सीज फायर जो है ना इसको हम मेक श्योर करेंगे कि ये कंसोलिडेट हो और फिर उसके बाद फ्रेमवर्क एक कॉम्प्रिहेंसिव सामने आया एग्रीमेंट का, जिसमें दोनों पार्टीज बैठे। 15 पॉइंट्स जो है वो अमेरिका देता है, 10 पॉइंट्स ईरान देता है, जिसको ट्रम्प ने रिसेंटली कहा भी है कि हाँ हम अग्री कर सकते हैं 10 पॉइंट्स पे। ऑल्दो के लास्ट जो पॉइंट है ना वो मेंशन करता है कि एंडिंग वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स। तो वो ऑल फ्रंट्स में लेबनान भी आता है। यहाँ पे जो है ना स्पॉइलर हमारे पास आता है, दैट इज इजराइल, जिसने हमेशा ये कोशिश की है कि कोई भी ऐसी टॉक, कुछ भी ऐसा हो रहा हो, जिस पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही हो तो उसमें उसने अपना कोशिश करनी है कि ये ना हो सके। आप देखें पहले भी जब ये ईरान की जो टॉक स्टार्ट हुई थी अमेरिका के साथ, तो उसी दौरान में उन्होंने जो डिकैपिटेशन स्टार्ट कर दी थी ईरानियन लीडरशिप की। तो जो स्केप्टिसिज्म ईरान की तरफ से भी आ रहा है, बल्कि आप देखिए ईरानियन जो पब्लिक है वो भी कहती है कि अमेरिका पे एतबार ना करें। इस सूरत में इसके बावजूद ईरान ने पाकिस्तान पे एतबार किया, पूरा कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है और वही ट्रस्ट उनको यहाँ पर लेकर आ रहा है। मेरा ख्याल है कि चीजें जो है बेहतर तरफ जाएंगी, हम बहुत बड़ा तरफ जाएंगी और पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। अली साहब आपकी जानिब आऊंगी। एक तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी में जंगबंदी की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इसराइल लिबनान पर शदीद बमबारी कर रहा है। क्या इसराइल जानबूझकर पाकिस्तान के सिफारती क्रेडिट को सबोताश करने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल, इसमें आपने देखा होगा, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान को सुनो की टीम जी, बिल्कुल इजराइल जो है वो वही प्ले अदा कर रहा है किरदार जो ऑफकोर्स उसे करना चाहिए, एक ऑफकोर्स प्रॉक्सी का भी और ऑफकोर्स एक नेट डिस्टेबलाइजर का। और ख्वाजा आसिफ ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट की, उसमें आपने देखा कि इजरायलियों ने बहुत बुरा भला कहा। अब जब बातचीत हो चुकी थी, सीज फायर हो चुका था, एक पॉज आ चुका था, तो आपने देखा कि इजराइल ने लबनान पे अटैक कर दिया। उसमें पाकिस्तान ने ऑफकोर्स लेबनीज पे जो क़यादत ने पाकिस्तान से रब्ता किया और ऑफकोर्स पाकिस्तानी एम्बेसडर जो अमरीका में हैं उन्होंने बिल्कुल सही बयान दिया और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने ऑफकोर्स जो भी हमने ऑफकोर्स ड्राफ्ट में लिखा हुआ था वो ही उस पर अमल दरामद होना चाहिए और सीज फायर और पॉज हर जगह होना चाहिए। अब ऑफ कोर्स आप इसराइल को तो रोक नहीं सकते क्योंकि वो तो आपको पता है बगल बच्चा है अमेरिका का। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान में जो बातचीत है ये ऑफ कोर्स ये जारी रहेगी। ऑफ कोर्स आपके भी नुमाइंदे ने बताया 2 फेज होगी। कुछ ही देर बाद जो है आप देखेंगे उसके विजुअल्स इंशाल्लाह और ऑफ कोर्स वो बात आगे लेके जाएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स आपको ये समझना होगा कि इजराइल जो है वो उससे अभी बातचीत नहीं हो, वो इस पूरी बातचीत में शामिल भी नहीं है। तो पाकिस्तान ने आधा काम तो कर चुका है कि ऑफ कोर्स
कि आपने देखा कि गल्फ पे जो अटैक थे वो एक तरीके के से पॉज हो चुके हैं और रुक जाएंगे, और मेरे ख्याल से वो मेंटेन रहेगा। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे भी जो मामलात हैं कि जो ब्लॉकेड इसराइल जो ईरानियों ने किया हुआ था वो भी किसी तरह नेगोशिएट सेटलमेंट से निकल जाएंगे। तो ये जंग तो ऑफ कोर्स ठहराव की तरफ और ऑफ कोर्स जंगबंदी की तरफ चली जाएगी। अमेरिका भी ऑफ कोर्स आपने देखा कि वो मान चुका है, वो दे वांट टू डीएस्केलेट। इजराइल को कैसे टेक ऑन करेंगे, मैं आपको खबर दे चुका हूँ, मैं ऑफ कोर्स अभी रियाद में हूँ, और मेरी इंफॉर्मेशन है, तज्जिया नहीं है कि ऑफ कोर्स कि आप देखेंगे कि अगर इसके लिए भी पाकिस्तान एक सेपरेट अरब और ईरान टॉक्स करने जा रहा है समिट में, और ऑफ कोर्स उसमें जो है वो ईरान और सर्टन अरब जीसीसी स्टेट्स की एक सेटलमेंट होगी। उसके अलावा एक रीजनल कंसेंसस भी बन जाएगा, और आप देखेंगे एक रीजनल पावर जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया और भी कुछ जीसीसी कंट्रीज होंगी, इंक्लूडिंग चाइनीज। अगर ये चीज इजराइल करता रहेगा और डिस्टेबलाइज करता रहेगा और पीस के आड़े लगा रहेगा, तो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिक्योरिटी ऑफ जीसीसी एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान इन द वर्ल्ड, आप देखेंगे कि ये जो नया कोएलिशन बनेगा वो टेक ऑन इजराइल इसमें देखेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल अली साहब, बड़ी ज़बरदस्त आपने खबर दी है, और मेरा ख्याल है इसी पर तज्जिया ले लेते हैं डॉक्टर गुल आयशा का भी। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से अली साहब ये फरमा रहे हैं कि नया कोलेशन बनने जा रहा है, और यही टॉक्स नहीं है, इसके बाद अरब और ईरान की भी टॉक्स हैं, वो भी हो सकती हैं, और पाकिस्तान जो है वो उनको होस्ट भी कर सकता है, और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी जो है वो प्ले कर सकता है। तो आप क्या देख रही हैं कि क्या ये सारे ममालिक, इस्लामी ममालिक, उसके बाद जब मिल बैठेंगे तो फिर इसराइल के खिलाफ भी क्या कोई लाहे अमल बनाने में कामयाब हो सकेंगे? क्योंकि अभी की जो टॉक्स हैं उनमें तो इसराइल शामिल नहीं है, अभी तो अमेरिका ही है, और अमेरिका पे ही है कि वो इसराइल को रोके, उसके बढ़ते हुए हाथों को किसी तरह से बेड़ियां डाल सके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यानी कमिंग टू दिस फर्स्ट पॉइंट जो आपने मेंशन किया है कि ये टॉक्स फर्दर ईरान और गल्फ स्टेट्स के दरमियान में होंगी, तो मेरा ख्याल है बहुत खुशाइन है, इस पे काम होना चाहिए। देखिए मिडिल ईस्ट जो है ना वो इतना क्राइसिस का शिकार हो चुका है, स्पेशली जो वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये वो एक लिक्रेटिव प्लेस थी इसके लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए और फॉरेनर्स के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुआ है। अब उस बेसिस के ऊपर जब ये स्टेट्स मिलकर बैठेंगी तो डेफिनेटली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मिडिल ईस्ट की बात की जाएगी, जो खुशाइंद है ईरान के लिए भी और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए भी, और पाकिस्तान का अगेन इसमें वो रोल प्ले करना जिसमें वो एक मीडिएटर होगा और एक फैसिलिटेटर होगा, ये पाकिस्तान की भी इमेज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। और इसमें हमने देखा भी कि जब रिसेंटली जब विजिट हुआ क्वाड अलाई लीडर, जो मीटिंग्स हुई जिसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, टर्किया से थे, इजिप्ट से थे, तो ये कतर से थे, तो ये बेसिकली पाकिस्तान ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है कि एक तरफ एक जो जितनी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जो अरब वर्ल्ड है उनको टेबल पर ईरान के साथ बिठाया जा सके, और ये स्टेप बाय स्टेप सी मीटिंग चलती रहेंगी, यानी जितने भी इफेक्टिव पार्टी हैं इस वॉर की वजह से वो सब जो है वो स्टेप बाय स्टेप अपनी अपनी उसको कोशिश करेंगे कि इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। जहाँ तक बात सेकंड आपके पार्ट की आती है कि इजराइल जो है वो अभी मौजूद नहीं है, लेकिन आप देखें कि जिस तेज़ी से ट्रंप जो है वो अपनी स्टेटमेंट्स चेंज कर रहे हैं, कभी वो कहते हैं लेबनान इसका पार्ट है, कभी कहते हैं वो नहीं है, और फिर इवन ऑल्दो कि उनको पता है कि मैं पहले ये कह चुका हूँ अपने ट्वीट में कि ऑल जहाँ पे भी वो कहते हैं ना ऑल पार्टीज इन्वॉल्व, तो वो ऑल पार्टीज में लेबनान भी आता है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, बल्कि स्पेसिफिकली हम देखे जेडी वेंस ने भी ये जो लास्ट उनकी जो पब्लिक स्टेटमेंट आई तो उन्होंने कहा कि नहीं देखें लेबनान इसमें शामिल नहीं, तो वो जो डायरेक्टर्स हैं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर है इसराइल का, वरना इस जंग में अमेरिका का कोई फायदा नहीं था, इसमें आना भी उनको ड्रैग भी इसराइल करके, और अभी भी इसराइल की डायरेक्शंस मौजूद हैं। और आप देखें कि जैरेड कुश्टर जो है जो ट्रम्प के सन इन लॉ भी हैं, और उनको वो उन्होंने पहले कोशिश की बहुत ज़्यादा ये अब्राहम अकॉर्ड की भी, तो उनका ही इज ज्यूश ना, तो वो उनका एक बैकग्राउंड है पीछे, और उसको अब आप यहाँ पे अगला जो स्टेप आता है वो ये है कि उसको बड़ा स्केप्टिकल देखते हैं ईरानी जो है, दे डोंट लाइक जैरेड कुश्टर एंड स्टीव विटकॉफ, उन्हें कहते हैं कि ये जो है ये हम इन पर ट्रस्ट नहीं करते। हाँ, लेकिन जो पॉजिटिव जो लीड कर रहे हैं जेडी वेंस, वो ही इज अ कंपैरेटिवली जो कहते हैं मैच्योर पॉलिटिशियन है, और उनके बारे में ईरान की राय बेहतर है कि वो शुरू में भी जब ये जंग हुई तो वो
ऑल्दो कि जेडी वेंस ने ओपनली अपने जो बॉस है ट्रम्प उनको क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ना वो अनरेस्ट सी फीलिंग आती थी नजर उनकी पब्लिक मीटिंग्स में भी। तो जेडी वेंस इज अ पॉजिटिव। गुल आयशा साहिबा, इसीलिए ये भी इंफॉर्मेशन मौसूल हुई थी हमें कि ये लोग अलग अलग रूम्स में बैठेंगे और पैगाम रसानी की जाएगी, मतलब एक टेबल पर भी नहीं बैठेंगे ये। जी, इसकी वजह भी यही है ना कि वो कुछ अब देखें कि जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ स्पेशली जो है ना वो इरानियन वॉर का स्टार्ट ही उनकी उससे हुआ जब उन्होंने गो अहेड दिया। तो ये वो चीज़ है जिसके ऊपर ईरान के अंदर भी पब्लिक जो है ना वो बहुत उसके बारे में स्केप्टिकल है, वो ये कहते हैं कि इन पे ट्रस्ट मत करें। लेकिन अब ये जो टीम आ रही है यूएसए, इट्स अ मिक्सचर ऑफ पॉलिटिकल एंड वो वाली फिगर्स है ना जिसमें जिनको मिलिट्री अप्रोच भी पता है, जैसे स्टीव विटकॉफ की बात करें, फिर वो जेरेड कुशनर जो है उनका पीछे एक्सपीरियंस है अब्राहम अकॉर्ड्स को डील करने का अरब वर्ल्ड में, तो वो भी उनके पास वो एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं। और जेडी वेंस बीइंग एक तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो वो कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपको पता है कि जेडी वेंस ही इज वेरी मच वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस रिपब्लिकन्स। तो रिपब्लिकन्स जो है ना वो जब हुकूमत में आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि जंगे ना हो कहीं पे भी, रिपब्लिकन्स का रिकॉर्ड है, तो अब वो उसको भी मेंटेन करना चाहते हैं। तो इसके साथ मेरा ख्याल है कि जेडी वेंस का आना जाना इट्स एक ये बहुत खुशाइंद है और ये बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा सारी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और जी जिस तरह से हम देख भी रहे हैं सारी सूरत हाल, और पाकिस्तान की तारीफ़ें पूरी दुनिया में ही हो रही हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं दूसरी जो दुश्मन मुल्क है हमारा उसको भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं तकलीफ़ भी है। इसराइल के भी हम एजेंडा से बिल्कुल वाकिफ़ हैं और वो तो अपने एजेंडा से बाज नहीं आएगा। अली साहब, जिस तरह से गुल आयशा साहिबा ने भी कहा कि इसराइल के अभी भी ऑब्जेक्टिव्स हैं और प्रेशर अमेरिका पर स्टिल है, और ये सारी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि कोई तब्दीली आ सकती है? क्योंकि अभी तो मुज़ाकरात की मेज़ पर ये जा रहे हैं, बैठने लगे हैं, कोई ना कोई ऐसा मिस एडवेंचर हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नेचर से भी हर कोई वाकिफ़ है, उनका कोई बयान एक नहीं होता, आज बयान है फिर कल कोई और बयान होगा, तो सूरत हाल कोई बदलती आपको दिखाई दे रही है? नहीं, आई थिंक स्टेटस को रिमेन वही रहेगा, लेकिन देखिए इसमें चाइना को नहीं भूलिए। ऑफ कोर्स चाइना ने ही लास्ट एफर्ट्स की थी जिसकी वजह से ईरान आया है। आज जो ईरान बैठा है वो पाकिस्तान और चाइना की वजह से बैठा है ना, तो ऑफ कोर्स ईरान भी समझता है। और मेरे ख्याल से आपने देखा होगा कि एक बहुत ही खुशाइंद पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की बात करा दी फोन पे, तो रीजनल कंसेंसस बन चुका है। सऊदीज भी ऑफ कोर्स समझ चुके हैं, गल्फ में भी अंडरस्टैंडिंग हल्की हल्की आ गई। जो नहीं समझे ऑफ कोर्स वो समझ जाएंगे जब अटैक कम होगा ईरान का उनकी तरफ, क्योंकि ईरान ने भी अपने जो लोग हैं उन्हें कंट्रोल किया है IRCG के, तो वो कंसेंसस होगा। इजराइल जो है वो फर्दर आइसोलेट होता जाएगा, और मुझे लगता है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स यूरोप भी उसके खिलाफ हो चुका है, ये पूरा खित्ता तो है ही, तो वो फर्दर आइसोलेट होता जाएगा, फर्दर एक्सपोज होता जाएगा। देखिए एज अ पाकिस्तानी हमें क्या सोचना चाहिए, एज अ पाकिस्तानी वी शुड बी ऑल सो प्राउड ऑफ अ लीडरशिप, और पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है आज, पाकिस्तान ने दुनिया का, सिर्फ खित्ते का नहीं, दुनिया का अमन बचाया है। एक डेढ़ दो दिन से आप ऑयल प्राइसेस गिरते देख रहे हैं, तो अगर फ्यूल गिरा है, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे न्यूजीलैंड में हो, अगर वो फ्यूल कम हुआ है तो वो हमारी कोशिश हो सकता है। अगर कहीं स्टेबिलिटी आई है मॉर्गेज इंडस्ट्री में या क्रिप्टो में, तो वो पाकिस्तान की वजह से आई है। और उससे जो ब्रांड पाकिस्तान है वो देखिए वो इतना बढ़ चुका है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मुझे कल 2 सऊदी मिले, और वो जो थे उन्होंने पाकिस्तान अपने सऊदी झंडे के बराबर अपने घर पे पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ था। आप सऊदी अरेबिया जाइए, आप कतर जाइए जी, आप इवन UAE जाइए, आप वो तो एक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी गुडविल हुई है वेस्टर्न कंट्रीज में। जो ब्रांड पाकिस्तान बन के उभरा है वो मतलब अली साहब बिल्कुल पाकिस्तान पर एतमाद भी बहाल हुआ है, और पूरी दुनिया पाकिस्तान की एक तरह से कुछ इजहार कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे, लेकिन सारे शुक्रगुजार ज़रूर हैं कि जनाब तेल की कीमतें कम हुई हैं, मार्केट्स जो हैं वो बेहतर हुई है, और दोबारा से इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टार्ट हुई हैं। सर ये यकीनन पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है सिफारती तौर पर। हम इस सिफारती कामयाबी को, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की गुडविल जो है वो क्रिएट हुई है पूरी दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान पर एतमाद जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है पूरी दुनिया का, हम इस अहम सिफारती कामयाबी को अपनी मौशी कामयाबी में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं?
बहुत अच्छा सवाल। आई थिंक ये जितनी भी फॉरेन पॉलिसी गुडविल है, अगर हम इसे ट्रांजिशन नहीं कर पाए, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स एक आम आदमी के पास उसका माशी फायदा नहीं पहुंचा पाए, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। मेरे ख्याल से वो पहुंचना शुरू हो चुका है। अगर आप देखिए कि जब से हम जंग जीते तो हमने डिफेंस की डील्स की। ऑफ कोर्स आप देखेंगे किस तरह हमारे फॉरेन ये कॉन्ट्रैक्चुअल जो G2G है ये आएंगे। $6 अरब का आपका M1 कोर्स जो ट्रेन ट्रैक था फ्रॉम गवादर टू अब इलेक्ट्रिक ट्रेन का वो मंजूर हो चुका है, उसके पैसे आने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स अभी जो आपने देख रहे हैं उसमें आप देखिए कि ये वेस्टर्न हिपोक्रेसी भी तो देखिए ना, कि जब वो चाहता है जंग होती है तो वो रशिया को वेवर दे देता है, ईरान को वेवर दे देता है कि वैसे तो सैंक्शन होते हैं कि आप फ्यूल भेज दो अपने उसमें। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इसे जो है अपने इकोनॉमिक इंसेंटिव्स में करे, अमेरिका से भी वेवर्स ले कि हम ईरान के साथ जो IPI पाइपलाइन है उसे हमें इजाजत मिले। उसके बाद जो हमारे ऊपर जो माशी बर्डन है उसके हमें इकोनॉमिक पैकेजेस मिलने चाहिए। ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कि इस जंग के बाद आप देखेंगे कि अमेरिका का रोल तो रहेगा मेरे ख्याल से गल्फ में, लेकिन पाकिस्तान का एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी प्रोवाइडर रोल विद चाइना बढ़ जाएगा। तो कतर, बहरीन, स्पेशली मैं कहूँगा कुवैत में जो पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस आएंगी, जो अमेरिकन बेसिस को मेरे ख्याल से टेक ओवर करेंगी आगे किसी न कहीं नई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में। और उसके साथ पाकिस्तानियों के लिए इकोनॉमिक इंसेंटिव्स लिबिया से लेके आपने देखा कि ये कतर, सऊदी अरेबिया ये स्पेशल वीजास पाकिस्तानियों को देंगे जिसमें नॉन स्किल्ड जो लोग हैं पाकिस्तान के लिए बहुत आगे जाएं। जो मफाद में बेहतरी आ रही है देख भी रहे हैं हम। गुल आयशा साहिबा, लास्टली कहिएगा, जिस तरह से अब मईशत की बात हो रही है, ऑयल की बात हो रही है, तो अब नए हुर्मुज़ को हम कैसे भूल सकते हैं? उसके हवाले से क्या पॉलिसी शिफ्ट आने वाला है? मुआशी लिहाज से आप क्या सोचती हैं, ममालिक क्या सोच रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया। आप देखें कि ये सीज फायर हो गया और इसके बाद फ्यूचर में अगर फर्दर डेवलपमेंट होती है पॉजिटिव, इसके बावजूद रीजन में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ चुकी हैं जिनको हम ना वापस नहीं लेकर जा सकते। उनमें स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ इज़ वन ऑफ देम। यानी पहले तो हम उसको इंटरनेशनल वाटर में ट्रीट करते थे, लेकिन इस जंग के बाद ईरान ने ओपनली कहना शुरू कर दिया कि हम इसको अपने टेरिटोरियल वाटर को कंसिडर करेंगे ना, ओमान और अपने हमारे दरमियान में। तो ये हमारा टेरिटोरियल वाटर, इस पर हमारे राइट्स और हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ से कौन सी शिप गुजरेगी और कौन सी नहीं गुजरेगी। तो ये बहुत ट्रिकी पार्ट है। यानी ये वो अवेयरनेस है जो अमेरिका ने ईरान में डाल दी है, ठीक है। और अब उसके ऊपर वो वहाँ से वो क्या वो टोल बूथ होगा या वो यानी वो जिस तरह वो कुछ ये कह रहे हैं कि देखिए वो टोल बूथ होगा और वहाँ से आप पे करेंगे और आप निकलेंगे, या वो नंबर 2 ये होगा कि जो फ्रेंडली स्टेट्स हैं, ठीक है, तो वो उनके लिए सेफ पैसेज फ्री वहाँ से होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, अभी इस सीज फायर की कंसोलिडेशन के बाद जब कोई फ्रेमवर्क सामने आता है तो ही हमें स्टेट ऑफ हार्मुज़ की क्लैरिटी आएगी कि फ्यूचर उसका क्या होगा। लेकिन ये बात तो मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि ये अब इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट जो पास्ट में जिस तरह से ऑपरेट किया जाता है ना स्टेट ऑफ हार्मुज़ को, अब वैसा नहीं है। बिल्कुल, अब ईरान की जो है वो इस पे मिल्कियत साबित हो चुकी है और ईरान ये डिक्लेयर कर चुका है कि ये उसकी अपनी टेरिटरी है और वहाँ से टोल भी जो है वो वसूल किया जाएगा और बिटकॉइन में जो है वो बताया जा रहा है क्रिप्टो में जो है वसूल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुल आयशा भट्टी साहिबा आपका, और अली साहब हमारे साथ मौजूद थे।